मिडिल हमारे गांव के अंदर मिडिल तक की थी क्लास, तो मैंने 8th क्लास तो गांव से ही पास की। सेकेंडरी के अंदर मैं जोधपुर आ गया, ये 1975 की बात है। पार्टिसिपेट किया मैं कबड्डी के अंदर, जोधपुर यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा। अंदर 30 जून को मैंने रिटायरमेंट हो गया। उस समय कोरोना काल था और कोरोना काल के अंदर भीषण कोरोना था कि उस समय मात्र 11 लोगों को छूट दी गई थी। 11 से ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे, लेकिन गांव वालों का एक स्नेह था जिसके अंदर रिटायरमेंट के दिन गांव के अंदर मतलब काफ़ी बड़ी एक भीड़ हो गई थी। उस परिवार की सेवा करते हुए निकालूंगा। अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, जो अपने पूरे परिवार के लिए, बिसलपुर गांव मेरा परिवार और पूरे परिवार के लिए जीता है, उसी को तो लोग याद करते हैं। फादर को याद कर रहे हैं, तो फादर ने तो ज़िंदगी गांव वालों की सेवा की, उसका ये प्रतिफल है उनका। हार जीत हर एक सिक्के के 2 पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस इंसान के अंदर हार को एक्सेप्ट करने का मादा नहीं हो, उसको राजनीति में या हार जीत के क्षेत्र में उतरना ही नहीं। कभी आपने सोचा, माइंड में आया कि लाइब्रेरी भी गांव के अंदर होगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे उस परिवार को, बिसलपुर गाँव वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके लिए लाइब्रेरी नहीं, मेरी एक कल्पना है, मेरे बच्चों के प्रति एक समर्पण है कि बच्चों के लिए एक सुंदर हॉस्टल हो, उनके लिए पढ़ने के लिए एकांत की एक लाइब्रेरी हो और कोचिंग के लिए वहाँ पर कुछ शिक्षक हो कि जिसकी वजह से उनको यहाँ शहर तक नहीं आना पड़े। एक ऐसी सुंदर कल्पना उन गांव वालों के लिए, बच्चों के लिए मेरी है। जैसे मान लीजिए बालिका शिक्षा पर मैं बात करूं, तो उसके प्रति आपके क्या विचार हैं उन बालिकाओं के लिए? नरेगा के अंदर भी जाना चाहती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहती है, लेकिन मिल नहीं रहा। उस गाँव के अंदर भी मैं जाके आया हूँ, कुछ ऐसे भी परिवार मेरे को मिले जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। उनके लिए क्या सोच है आप? कोई 200 केस बता दूं मैं आपको। हाँ, वो रोते हैं। अब उनके लिए कई बार RTI लगाने की हमने सोची, लेकिन एक पाँव आगे रखते हैं तो दूसरा वापस 2 कदम पीछे होते हैं। ये क्या कारण है? कि गांव के अंदर यही लोग वापस कहेंगे कि ये इनका खुद तो होता नहीं है, ये खुद हार गए, अब ये शिकायतों पे उतर आए हैं। आपस के अंदर हम आपस में सब एक लोगों से जुड़े हुए रिश्तों में। हाँ, जो महिलाएं भी कुछ करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन वो घरों तक सीमित रह जाती हैं, उनके लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह की कोई व्यवस्था हो सकती है पंचायत? बच्चे, कुछ गरीब बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते, उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आज ऑन कैमरे? नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान पब्लिक न्यूज़ और मैं आपके साथ में वीर सिंह। हमेशा ही मैं ऐसी ही राजनीतिक से जुड़ी हुई शख्सियतों से आपको मिलाता हूँ। इसी कड़ी में आज मेरे साथ फिर एक शख्सियत जुड़ चुकी है। वैसे अगर मैं बात करूँ ग्राम पंचायत बिसलपुर वासियों के लिए, पंचायत समिति मंडोर के लिए, तो यह चेहरा परिचय के मोहताज नहीं है। लंबे टाइम से शिक्षा विभाग से जुड़े हुए थे, पिछले 4 सालों से राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनता के बीच में रहे हैं, जनता को अपनी सेवाएं दी हैं। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, आज मैं ऐसी शख्सियत से आपको मिलाने जा रहा हूँ जो बिसलपुर ग्राम पंचायत से पिछली बार इन्होंने चुनाव फाइट किया और कुछ मतों से हार का सामना करना पड़ा, लेकिन जनता जनार्दन, जैसे ही मैं आज सुबह की बात है बिसलपुर ग्राम पंचायत के अंदर पहुँचा तो मैंने सुना कि शिवराम सिंह जो तांडी साहब हैं, उनके लिए ग्राम पंचायत के लोगों का कहना है कि सरपंच पद का दायित्व इस बार इनको देने की संभावना है। जनता ने जब हमारे आगे ये बात रखी तो हमने भी इच्छा जताई कि इस बार मिलते हैं शिवराम जी से, तो देखते हैं इनके क्या विचार हैं गांव के प्रति और पूरा परिचय मैं इनसे जानूंगा। और उससे पहले मैं बता दूं, हर एक बच्चा स्पोर्ट्स से जुड़ के रहना चाहता है और स्पोर्ट्स के साथ में आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन अनुभव, ज्ञान ये इनके अंदर भरपूर है क्योंकि शिक्षा विभाग के अंदर थे, PTI पद के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। बिसलपुर गांव के अंदर ही इन्होंने अपनी सेवाएं दी है, सबसे अच्छी बात है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है श्रीमान जी, आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं। धन्यवाद सर जी। सबसे पहले तो सर, आपकी बिसलपुर की जनता तो आपको अच्छे से जानती है और जो हमारी आज राजस्थान वासी भी देख रहे हैं, जोधपुर वासी भी देख रहे हैं, आपकी ग्राम पंचायत के लोग भी देख रहे हैं, वो आपका पूरा परिचय एक बार फिर जानना चाहेंगे। जिस तरह से आपने अपना गांव भी नहीं छोड़ा, आप गांव में भी रहे हैं, आज शहर में भी हैं, गांव के अंदर हर रोज़ जाते हैं आप, तो सबसे पहले तो मैं आपका परिचय जानना चाहूँगा, आपका पूरा परिचय। मैं एक किसान परिवार से हूँ। फादर पूर्व के अंदर सरपंच थे मंगलाराम जी तांडी, उनका मैं लड़का हूँ।
शिवराम सिंह तांडी मेरा नाम है। मैं शायद 8-10 साल यहाँ पढ़ाई के लिए आया। उस समय को अगर छोड़ दिया जाए तो मैं हमेशा बिसलपुर गांव से मेरा लगाव रहा है, हमेशा मैं जुड़ा हुआ रहा हूँ। तो मेरी इस बार भी इच्छा है कि मैं बिसलपुर गांव की इस बार सेवा करूं। कुछ मेरी अपेक्षाएं हैं, उस पर मैं खरा उतरूं और एक बिसलपुर को नई पहचान दूं जोधपुर ज़िले के अंदर। तो ये आपका राजनीतिक परिचय है। तो श्रीमान जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, शिक्षा विभाग में आपने कितना समय अपना दिया? जब रिटायर्ड हुए किस प्रकार जनता ने आपको चुनावी मैदान में उतार दिया, और अब जनता एक बार फिर आपके प्रति सोच रख रही है, तो सबसे पहले तो मैं वो समय आपसे जानना चाहूँगा, आपकी शिक्षा कहाँ से रही, आप कहाँ तक पढ़े हुए हैं? क्योंकि एक जनता एक पढ़ा लिखा सरपंच मांगती है। सर, मैंने मिडिल, हमारे गांव के अंदर मिडिल तक की थी क्लास, तो मैंने 8th क्लास तो गांव से ही पास की। सेकेंडरी के अंदर मैं जोधपुर आ गया। ये 1975 की बात है। 75 से लेकर मैंने ग्रेजुएशन जोधपुर यूनिवर्सिटी से की। जोधपुर यूनिवर्सिटी से मैंने LLB 1985 के अंदर की। उसके बाद में 2-3 साल मैंने कंपटीशन के लिए प्रयास किया, जिसके अंदर मेरे को सफलता नहीं मिली। तो मैं यूनिवर्सिटी के अंदर कबड्डी और वॉलीबॉल के अंदर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के अंदर मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं कबड्डी के अंदर जोधपुर यूनिवर्सिटी का कैप्टन भी रहा और मेरा खेल से हमेशा लगाव रहा बचपन से ही। तो मैंने फिर कंपटीशन के अंदर कहीं सफलता नहीं मिली, तो मैंने फिर, मेरा ये पेशा था खेल कूद, मैंने इसका लाभ लेना उचित समझा। मैंने बाद में DPED की जोधपुर फिजिकल कॉलेज से, और DPED करने के बाद मेरा 89 के अंदर अपॉइंटमेंट एज शारीय शिक्षक के रूप में हुआ। उसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग बेटवास या ओसिया तहसील के अंदर हुई थी। वहाँ 2 साल रहने के बाद में 6 महीने के लिए मुझे कैरू लगाया गया। कैरू के अंदर 6 महीने रहने के बाद में बिसलपुर के अंदर एक बियाराम करके सॉफ्ट बॉल के कोच थे, उन्होंने मैंने आपस में म्यूचुअल ट्रांसफ़र करवा के मैं बिसलपुर आ गया 91 के अंदर। 91 से मैंने रिटायरमेंट तक निरंतर सेवा दी, और ये 2021 के अंदर मैंने जून के अंदर 30 जून को मैंने रिटायरमेंट हो गया। उस समय कोरोना काल था, और कोरोना काल के अंदर भीषण कोरोना था कि उस समय मात्र 11 लोगों को छूट दी गई थी। 11 से ज़्यादा इकट्ठे भी नहीं हो सकते थे। लेकिन गांव वालों का एक स्नेह था, जिसके अंदर रिटायरमेंट के दिन गांव के अंदर मतलब काफ़ी बड़ी एक भीड़ हो गई थी। पूरा स्कूल प्रशासन भी चिंतित हो गया था, चिंता में पड़ गया था कि कोई ऐसा, लेकिन अब उसको रोकना हमारे बस में नहीं। हमने भी इनविटेशन तो नहीं दिया था, लेकिन उनको मैच पता लग गया कि मैं आज रिटायरमेंट हो रहा हूँ, तो वो लोगों का स्नेह उमड़ आया। उन लोगों का स्नेह देख करके मेरा हमेशा लगाव तो गांव से रहा ही था, लेकिन मैं रिटायरमेंट के बाद में फिर मैंने पक्का सोच लिया कि मेरी जो पीछे की ज़िंदगी है वो मैं पूरी गांव के अंदर गुजारूंगा, और जो ये बिसलपुर ग्राम जो एक मेरा परिवार है, उस परिवार की सेवा करते हुए निकालूंगा। अपने लिए तो पूरी दुनिया जीती है, जो अपने पूरे परिवार के लिए, बिसलपुर गांव मेरा परिवार और पूरे परिवार के लिए जीता है, उसी को तो लोग याद करते हैं। मेरे फादर को आज गए हुए कम से कम 20-22 साल हो गए, लेकिन फादर को लोग आज भी उसी श्रद्धा से याद करते हैं जैसे आज उनके बीच में है। जैसे कोई भी मीटिंग होती है, कोई भी शादी की सभा होती है, मात मर्तंग होता है, उसके अंदर कोई भी सभा उनको याद किए हुए बिना संपन्न नहीं होती। मैं वहाँ बैठा रहता हूँ हमेशा, कहीं ना कहीं जिस दिन भी जाता हूँ उस दिन मैं उनकी चर्चा जरूर सुनता हूँ। तो उनसे भी मुझे एक मोटिवेशन मिला कि आज जैसे फादर को याद कर रहे हैं, तो फादर ने तो ज़िंदगी गांव वालों की सेवा की, उसका ये प्रतिफल है उनका। तो बिल्कुल अपने लिए तो दुनिया जीती है, तो मैं भी जैसे फादर गांव में रहे, इसी उनके चरणों पंचिनों पे चलता हुआ मैं इन पब्लिक की सेवा करूं, और मेरा पूरा समय पब्लिक की सेवा करते हुए निकले। जी, जिस तरह से आपका जोधपुर में निवास स्थान है और गांव बिसलपुर के अंदर भी निवास स्थान है, लेकिन
वहाँ की जनता का ये कहना है कि आपने अपना गांव नहीं छोड़ा, चाहे आप जीते चाहे आप हारे, लेकिन आप अपने गांव से जुड़े रहे। हम भी देखते हैं कि ऐसे ऐसे राजनीति के ऐसे ऐसे राजनेता होते हैं कि जनता एक बार नहीं चुनती, लेकिन उसके बाद जब चुनती है, चुनने से पहले राजनेता गांव छोड़ जाते हैं, लेकिन आप तो फिर भी अपने गांव से जुड़े रहे। हार जीत हर एक सिक्के के दो पहलू है। मैं तो ये कहता हूँ कि जिस इंसान के अंदर हार को एक्सेप्ट करने का मादा नहीं हो, उसको राजनीति में या हार जीत के क्षेत्र में उतरना ही नहीं चाहिए। हाँ, तो जो मैं हारा, मैं नहीं हारा, पूरा गांव की जो मेरे पब्लिक साथ में थी, मैं तो कहता हूँ उनकी हार हुई। और अगर सामने वाला कैंडिडेट जीता और मैं सफल नहीं हो पाया, ये मेरा नहीं, पूरे गांव वालों का फैसला था। अगर कोई ज़्यादा लोग मिलकर के अगर कोई फैसला करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। तो अगर गांव वालों ने सब करके मिल करके अगर उन्होंने जो फैसला किया है, बिल्कुल वो स्वीकार योग्य है। और मैं कहता हूँ बिल्कुल उन्होंने जो फैसला किया बहुत अच्छा फैसला था। हाँ, मुझे गांव वालों से 1% भी कोई शिकायत शिकवा नहीं है। क्या बात है। हार जीत का अगर बात करूं, हार जीत की कोई निराशा नहीं है, लेकिन जनता बिशलपुर की ऐसी है कि हारे हुए कैंडिडेट को हर बार मौका दिया है। और इस बार तो चुनाव भी लगभग 25 जनवरी के समथिंग चुनाव है 2025 के अंदर, लेकिन जनता जब इनका नाम ले रही है, कुछ ना कुछ तो इनमें भी बात है। तो मैं बात करना चाहूँगा उन युवाओं की, जिन युवाओं ने सबसे पहले हमसे बात की और हमें बताया कि हमारे एक ऐसे कैंडिडेट हैं जो शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, और हम भी उनसे उम्मीद लगा के बैठे हैं कि अगर श्रीमान जी आपका नाम लिया उन्होंने कि अगर आप तांडी साहब, अगर आपने कोई लाइब्रेरी की व्यवस्था उनके लिए, अगर इस पद पे वो आपको मौका दें और इस पद का ताज आपको पहनाएं, अगर उनके लिए लाइब्रेरी की व्यवस्था हो जाए, तो ये कभी आपने सोचा, माइंड में आया कि लाइब्रेरी भी गांव के अंदर होनी चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे उस परिवार को, बिशलपुर गाँव वासियों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि उनके लिए लाइब्रेरी नहीं, मेरी एक कल्पना है, मेरे बच्चों के प्रति एक समर्पण है कि बच्चों के लिए एक सुंदर हॉस्टल हो, उनके लिए पढ़ने के लिए एकांत की एक लाइब्रेरी हो, और कोचिंग के लिए वहाँ पर कुछ शिक्षक हो कि जिसकी वजह से उनको यहाँ शहर तक नहीं आना पड़े। एक ऐसी सुंदर कल्पना उन गांव वालों के लिए, बच्चों के लिए मेरी है। और अगर गांव वालों ने, मेरे परिवार ने अगर मुझे सहयोग किया और मेरी अगर सेवाएं पसंद की, तो मैं आपको आज इस चैनल के माध्यम से विश्वास दिलाता हूँ कि निश्चित रूप से उन बच्चों के लिए लाइब्रेरी की सुविधा होगी, कोचिंग की सुविधा होगी, और अगर कहीं से फंड की व्यवस्था हुई तो उनके लिए हॉस्टल की व्यवस्था होगी। ये मैं आपको पक्का विश्वास दिलाता हूँ। क्या बात है, बड़ी खुशी की बात इन्होंने कही, बहुत बड़ी बात कही है ऑन कैमरे के ऊपर और ऑन चैनल के ऊपर, कि कोशिश रहेगी हमारी कि जिस तरह से हमारे जो ग्राम पंचायत के युवा हैं उनके लिए हॉस्टल की सुविधा भी की जाएगी, अगर फंड की व्यवस्था कहीं से भी करनी पड़े, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ। सर, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि आप अपने गाँव के युवाओं के प्रति इतना समर्पित हैं। अब मैं बात करना चाहूँगा उन बालिकाओं की जो शिक्षा तो आगे ग्रहण करना चाहती है, लेकिन कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ उनके फैमिली वाले होते हैं, वो उनको शिक्षा के अंदर आगे नहीं आने देते। जैसे मान लीजिए बालिका शिक्षा पे मैं बात करूं, तो उसके प्रति आपके क्या विचार हैं उन बालिकाओं के लिए? उन बालिकाओं के लिए 12th तक की तो व्यवस्था हमारे स्कूल में वहाँ गांव के अंदर है, तो ग्रेजुएशन के लिए आगे बालिकाओं को शहर तक आना पड़ता है। तो उसके लिए जहाँ जैसे लड़कों के लिए हॉस्टल या कोचिंग की व्यवस्था है, इसी तरह से स्कूल के लिए प्रयास करेंगे कि जो आज सेकेंडरी स्कूल है उसकी जगह इसको महाविद्यालय बना दिया जाए। और गर्ल्स स्कूल के लिए जो आज मिडल है, आपको निश्चित मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कार्यकाल के अंदर मैं पूरा प्रयास करूँगा बालिकाओं के लिए सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलग से बनाने की। और जहाँ तक आगे शहर तक आने की व्यवस्था है, अगर महाविद्यालय की व्यवस्था नहीं हुई तो यहाँ पर हमारे समाज के द्वारा हॉस्टलों की व्यवस्था की जा रही है, हॉस्टल बन रहे हैं, और उसके अंदर हमारा भी भागीदारी है, हम भी उनमें सहयोग किया है। तो उन बालिकाओं के लिए रुकने की और या विद्यालय में पढ़ने की व्यवस्था उनके लिए यहाँ करेंगे। क्या बात है। ये अगर मैं समाज की बात करूं, जाट समाज की बड़ी अच्छी एक पहल है, जिस तरह से बच्चों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं भी की जाती हैं, जिससे शहरों क्षेत्र के अंदर आशा करते हैं कि और भी इस संस्था से जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी करें और आने वाले टाइम में एक समाज का और एक देश का नाम रोशन हो सके। सर, मैं उन महिलाओं की बात करना चाहूँगा जो नरेगा के अंदर भी जाना चाहती हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेना चाहती है, लेकिन मिल नहीं रहा। उस गांव के अंदर भी मैं जाके आया हूँ, कुछ ऐसे भी परिवार मेरे को मिले जो प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित हैं। उनके लिए क्या सोचा आप?
मैं आपको ये बात सुनकर भी मुझे इतना दुख होता है। गाँव के अंदर कई लोगों से मैं ये बात महसूस करता हूँ, सुनता हूँ, उन गरीब तबकों से जिनको सही मायने में रोज़गार की ज़रूरत है, उनको रोज़गार, उसको आवास की ज़रूरत है। लेकिन अब बात करूँगा तो किसी की क्रिटिसाइज़ की बात हो जाएगी कि भाई अच्छा वो सामने वाला कैंडिडेट है उससे मैं हार गया, इसलिए बात कर रहा हूँ कि उन लोगों ने इतना बुरा व्यवहार किया लोगों के साथ, गरीब तबके के साथ में विशेष रूप से, कि जिनका हक था, जिनके लिए सिर पे छप्पर नहीं है, एक कमरे की व्यवस्था नहीं है अंदर घुसने के लिए, वो लोग आज भी प्रधानमंत्री आवास के लिए मोहताज है। और जिन लोगों, मैं आपको 10 उदाहरण बता दूं कि जिनको ज़रूरत नहीं है उनको ज़बरदस्ती आवाज़ उनके दिया जा रहा है और वो अपने आगे रिश्तेदारों को बांट रहे हैं। ऐसी स्थिति आज गांव के अंदर प्रधानमंत्री आवास की। हाँ बिल्कुल, उनके खुद के मकान बने हुए, उनको वो कह रहे हैं कि हम इससे क्या करेंगे, लेकिन उनको अपना बनाने के लिए, उनको अपना कुछ अपनापन महसूस कराने के लिए आवास उनको दिए जा रहे हैं और वो लोग अपने किसी रिश्तेदारों को आगे दे रहे हैं कि ये पैसे तुम काम ले लो। और जो एक मेरे व्यक्ति है जो मेरे घर के अंदर रहता है, उसके वहाँ पर गांव के अंदर एक मात्र प्लॉट तो है, लेकिन वो बरसात के अंदर वो पूरा मिट्टी का था, वो पूरा प्लॉट बन गया था, तो कच्चा मकान, लेकिन वो पूरा प्लॉट बन गया। आज की स्थिति में उसके रहने के लिए कहीं छत नहीं है, लेकिन उसका नाम कहीं आसपास में नहीं है। सोगाराम जी ने, हमने एक बार पंचायत समिति में बीडीओ साहब से भी अवगत करवाया और ऐसे ऐसे उसके जैसे लोग थे, उनके 4-5 नाम लिखवाए कि चलो कोई बात नहीं, आप वो लोग किसी को देते हैं उसके लिए भी ऐतराज़ नहीं, लेकिन जो इसके लिए हकदार है उनको तो दो, उनको वंचित क्यों कर रहे हो आप लोग। लेकिन वो नाम आज दिन तक कभी भी इस सूची के अंदर कागजों में देखने को, हाँ कागज में देखने को कभी नहीं मिले मेरे को। नरेगा के अंदर, नरेगा के इससे भी बुरी स्थिति है। नरेगा के अंदर या तो इनकी काबिलियत नहीं कि यहाँ से ये नरेगा के लिए मस्ट हॉल ला सके, तो मस्ट हॉल आए भी तो इतने लिमिटेड है कि वो अपने अपने जो लोग हैं वहाँ तक ये सीमित हो गए, और जो ज़रूरतमंद है वो लोग आज भी रोज़गार के लिए तरस रहे हैं। आपके भी सामने ऐसे केस आते हैं गांव के अंदर? कोई 200 केस बता दूं मैं आपको। हाँ वो रोते हैं। अब उनके लिए कई बार RTI लगाने की हमने सोची, लेकिन एक पाँव आगे रखते हैं तो दूसरा वापस 2 कदम पीछे होता है। ये क्या कारण है? कि गांव के अंदर यही लोग वापस कहेंगे कि ये इनका खुद तो होता नहीं है, ये खुद हार गए, अब ये शिकायतों पे उतर आए हैं। आपस के अंदर हम आपस में सब एक लोगों से जुड़े हुए रिश्तों में। हाँ तो वो लोग ये कहेंगे कि यार देखो ये तो शिकायतों पे उतर आ गए। उनको हमारे गांव के अंदर क्या, जो शिकायतें करते हैं ना उनको हल्का मानते हैं। पक्ष और विपक्ष तो होता ही है। हाँ होता ही है, लेकिन यूँ करके फिर हम उस चीज़ को कि यार छोड़ो इनकी करनी ये जाएंगे, लेकिन उसकी करनी का भोग तो वो गरीब रहे हैं ना। तो ये इस बार जनता ने मौका दिया तो श्रीमान तांडी साहब का क्या कहना होगा, आप उनके लिए क्या करना चाहोगे? मैं तो आपसे जानना चाहूँगा। तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से बता दूं, जो गरीब तबका और जो रोजगार का हकदार है उनको पहले रोजगार मिलेगा। ये निश्चित रूप से कहता हूँ, अगर मेरा भाई, मेरा रिश्तेदार, मेरा कितना ही क्लोज क्यों नहीं हो, अगर वो रोजी के लिए सक्षम है तो उसको रोजगार नहीं मिलेगा। क्या बात। हाँ तो जो लोग सक्षम है उनको निश्चित रूप से पहले रोजगार उनको मिलेगा, और प्रयास करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा मस्ट हॉल लाने की, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिले। ये स्थिति रही। यहाँ पर तो सुनने में आ रहा है कि भाई 200-250 मजदूरों से ज़्यादा तो यहाँ कभी महीने में लगे ही नहीं, तो इतने तो उनके खुद के परिवार के लोग ही हो जाते हैं। बेरोजगार कितने के उस गाँव के अंदर? उसके अंदर तो जो गरीब तबका है, आधे से ज़्यादा गाँव वो मतलब सक्षम गाँव नहीं है। हाँ सक्षम गाँव नहीं है। वो सब रोज़गार पे, ये मजदूरी पैसे पे टिके हुए हैं, तो उनके लिए रोज़गार नहीं है उनके पास में, और वो तरस रहे हैं। कई बार वहाँ जाकर के इनको मुंह पे गाली गलौज तक की है उन लोगों ने। कई बार वो मस्टॉल अपना वो जॉब कार्ड फेंक के आए हैं। कई बार ऐसी हरकतें वहाँ हो चुकी है। बड़ी दुर्भाग्य की बात है जिस तरह से बिसलपुर के ये हाल बता रहे हैं। पक्ष भी कह सकते हैं, विपक्ष भी कह सकते हैं। जिस तरह से इन्होंने मेरे को एक बात बताई, श्रीमान जी मैं और भी चीज़ जानूंगा। उन महिलाओं की बात करना चाहूँगा जो महिलाएं भी कुछ करना चाहती हैं, आत्मनिर्भर बनना चाहती हैं, लेकिन वो घरों तक सीमित रह जाती हैं। उनके लिए कोई सिलाई सेंटर वगैरह की कोई व्यवस्था हो सकती है पंचायत स्तर पे? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए लघु उद्योग
जो राज्य सरकार की ओर से उसके लिए कुछ सब्सिडी भी है, उनके लिए गवर्नमेंट कुछ करना चाहती है, लेकिन ऐसी योजनाएं गाँव के अंदर नहीं आ पाती है। तो ऐसे लघु उद्योग गाँव के अंदर लेडीज़ के लिए लगाएंगे, जिसके उनमें ज़्यादा से ज़्यादा उनको रोज़गार मिल सके। बेरोज़गार युवक भी वहाँ पर है, उन लोगों के लिए भी सोच रहे हैं कि भाई वहाँ पर जैसे ये दालों की फैक्ट्री हो, आटा की फैक्ट्री हो, मिर्ची मसाले की फैक्ट्री हो, ऐसे छोटे छोटे उद्योग इतने सारे हैं। अगर उन उद्योगों को वहाँ पर लगाया जाए तो वहाँ की जो पैदावार है, उन पैदावार को यहाँ तक आने की ज़रूरत नहीं, वो उन युवाओं को खरीदने के लिए वाजिब रेट पे मिल जाए और उनको वहाँ पर जैसा ये लघु उद्योगों के अंदर ये जो छोटे उद्योग लगा करके उसके अंदर वो प्लांट लगाए और उस प्रोडक्ट को पैकिंग करके या शहरों के अंदर मार्केटिंग करे और इन दुकानों पर बेचे, तो उन जो बेरोजगार लड़के बैठे हैं गाँवों के अंदर, उनको बहुत अच्छा रोजगार मिल सकता है। ऐसी भी एक सोच है दिमाग में जी। तो सर हमारे काफ़ी व्यूवर्स ऐसे भी हैं, ऐसे कुछ हमारे जो जुड़े हुए राजनीति के लोग हैं, वो भी ये कहते हैं हर बार कमेंटों के अंदर कि सर आप ये नहीं पूछते कि शिक्षा के प्रति एक समाज सेवी होने के नाते प्रोत्साहन के लिए आपने क्या किया। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी स्वतंत्रता दिवस का त्यौहार भी आ रहा है, गणतंत्रता दिवस भी आता है, तो शिक्षा के अंदर बच्चों को प्रोत्साहन करने के लिए कुछ करते हैं आप? हाँ, यहाँ जैसे स्कूलों के अंदर गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस पर जब इकट्ठे होते हैं सब, तो उनके लिए स्कूलों के अंदर बच्चे पढ़ाई के प्रति कुछ उनको मोटिवेशन मिले, उसके लिए उनको तरह तरह के इनाम रखते हैं, उनको पारितोषिक देते हैं, उनको शील्ड देते हैं, उनको मोटी रकम प्रलोभन के तौर पर देते हैं। भाई अगर बोर्ड के अंदर तुम्हारी कोई मेरिट पे आया तो तुम्हें इतने पैसे मिलेंगे, तुम्हारे को अगर फर्स्ट डिवीज़न आया तो इतने मिलेंगे, इतने परसेंटेज 80 ज़्यादा परसेंटेज आया तो ऐसे मिलेंगे। यूँ करके बच्चों को लियो वो मोटिवेशन स्कूलों के अंदर देते हैं। सर आज वो गरीब बच्चे भी आपको देख रहे हैं, उस गांव का हर एक वोट की कीमत है। आज वो बच्चे भी आपको देख रहे हैं जो शुरू से आपसे पढ़े भी हैं, कुछ बच्चे आज नौकरियों बड़े बड़े पदों पे भी हैं, आपसे जो शिक्षा ग्रहण करके वो आगे गए हैं बच्चे। कुछ गरीब बच्चे भी हैं जो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं पाते। उन बच्चों के लिए क्या कहना चाहोगे आज ऑन कैमरे? जो ऐसे जिन बच्चों के अंदर टैलेंट है लेकिन वो आगे चाहे फाइनेंशियली स्थिति ठीक नहीं है, उनकी नहीं पढ़ पाते या घरेलू मोटिवेशन नहीं मिलता, उसकी वजह से नहीं पढ़ पाते या उनके पास में आगे सुविधाएं नहीं है, जो भी कारण रहा हो, ऐसी अगर कोई प्रतिभाशाली बच्चा होगा उसके लिए हम उसको जीरो बजट पे, उनको एक पैसा भी खर्च नहीं करना पड़े, उनके लिए पूरा पैसा हम हमारी तरफ से खर्च करके उन बच्चों को आगे पढ़ने के लिए यहाँ भेजेंगे। और अगर वो कहीं सफल हो सकता है तो वो उनकी किस्मत है। क्या बात है, 36 कौम के लिए? हाँ, 36 कौम के लिए। मैं 36 कौम से जुड़ा हूँ, मैं जाति विशेष की कभी बात नहीं करता, मैं जाति विशेष में कभी भरोसा नहीं करता। हाँ, 36 कौम मुझे, जैसी मैं जार समाज में पैदा हुआ हूँ, जैसा जार समाज मुझे अच्छा लगता है, ऐसी ऐसी मेरे को 36 कौम अच्छी लगती है। मैं दिल से कहता हूँ, मेरे को कभी भी कोई गरीब तबका यूँ परेशान होता है, मैं भावुक हो जाता हूँ उस समय। हाँ, इतना मुझे उनके प्रति पीड़ा होती है। सही मायने में तो एक पंचायत की जो आज के समय में जरूरत है ना, उस गरीब तबके को, कोई जाति वर्ग से हो, लेकिन जरूरत उस गरीब तबके को, जरूरतमंद व्यक्ति को आज पंचायत की जरूरत है। जो सक्षम आदमी है उसको क्या जरूरत है, वो तो वैसे भी सक्षम है, वो एक बार चुनाव होने के बाद में कभी पंचायत की तरफ वो ही नहीं करता, उसको कहाँ जरूरत है, वो तो खुद पहले से उसके पास में बहुत कुछ है। मैं पट्टों की बात करना चाहूँगा। जो ग्राम पंचायत की मूलभूत सुविधाएं होती हैं ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के लिए, पट्टे आज गरीब व्यक्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने बच्चों की शादियां करने के लिए लोन वगैरह क्या प्रावधान भी पट्टों के ऊपर होता है, लेकिन पट्टों के लिए आपका क्या कहना है? कितने का आबादी क्षेत्र है, कितना पट्टे वगैरह आपके ग्राम पंचायत में दिए गए? अभी जैसे मैं समझता हूँ 25% मुश्किल से पट्टे जारी हुए होंगे, तो अभी बहुत बड़ा तबका है जिनके पास में पट्टे नहीं है। तो मैं आपको विश्वास दिलाऊँ कि अगर पब्लिक ने मुझे मौका दिया तो मैं 100% लोगों के पट्टे बनवाने का प्रयास करूंगा। कोई भी व्यक्ति उस पट्टे से वंचित नहीं रहो। पट्टा ही तो है जो उसको मालिकाना हक देता है, बिना पट्टे तो वो एक कब्जा है। हाँ, तो मैं आपको पक्का विश्वास लेता हूँ, ये मेरी अंदर की पूरी मेरी तमन्ना है एक, कि 100% लोगों को पट्टा मिले, वो जहाँ पर काबिज है, जहाँ पर बैठे हैं, उस ज़मीन के वो मालिक बने, ऐसी मेरी हमेशा सोच बनी है। गांव के बच्चों पे बात कर ली, महिलाओं पे बात कर ली, बालिकाओं पे बात कर ली, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग रह गए जो
पिछली बार भी आपके ऊपर आशीर्वाद था उनका, लेकिन इस बार भी वो बना के बैठे हैं। जब पीपल गट्टों पे जाके हम उन बड़े बुजुर्गों से मिलते हैं तो वहाँ भी नाम आपका चमक रहा है, कुछ नाम सामने आया आपका, लेकिन उन बड़े बुजुर्गों की हमने बात नहीं की। आप वो पेंशन से भी वंचित है, उनके लिए क्या सोचा आप? मैं बड़े बुजुर्गों के लिए, वो तो एक पिता तुल्य है, और पिता ही नहीं कहूँ, वो एक भगवान का रूप है वो तो। और जो इंसान, जो बच्चे अपने माँ बाप की कदर नहीं करते, उनकी सेवा नहीं करते, वो उससे ज़्यादा मैं दुनिया में किसी को दुर्भाग्यशाली नहीं समझता। वो इतने बड़े दुर्भाग्यशाली है। बाकी तो कहाँ तीर्थ करने की ज़रूरत है, जहाँ माँ बाप अगर बैठे हैं तो उनकी सेवा करो, और उससे बढ़कर दुनिया के अंदर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। तो जो बुजुर्ग गांव के अंदर है, जो पेंशन से वंचित है, उनको पूरा पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि सब पे विशेष ध्यान दे करके मेरा पूरा प्रयास रहेगा, पूरा समय दूंगा उनको, कि उनको सबको पूरी पेंशन उनको मिले। उनके लिए दिन में टाइम पास के लिए कोई सुंदर कोई जगह हो, आश्रम हो, कोई पार्क हो, कहीं मतलब उनको टाइम पास का जरिया बढ़िया मिले। और गाँव के अंदर बच्चों को ऐसा मोटिवेट करेंगे कि वो अपने माँ बापों की, बड़े बुजुर्गों की कदर करे, उनको हमेशा आधा घंटा समय दे, उनको मन में दर्द टंटोलने की कोशिश करे, और उनका हमेशा वो आशीर्वाद ले। ऐसा गांव के अंदर बच्चों में कुछ मोटिवेशन करने का प्रयास करूंगा। बिसलपुर के अंदर आपने सेवाएं दी, लेकिन बिसलपुर के बच्चों को आपने आगे कंपटीशन के अंदर भागीदारी दिलवाई कभी? मेरे जहाँ तक मैंने 30 साल रहा, मेरे सर्विस काल के अंदर एक भी सत्र, सिंगल सत्र कह सकता हूँ ऐसा नहीं गया जब मेरे बच्चे हर गेम्स के अंदर पार्टिसिपेट जिला स्तर पे नहीं किया हो। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक रही कि ऐसा कोई टैलेंट वाला बच्चा नहीं निकला कि जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सके। स्टेट तक कई बच्चे गए मेरे, स्विमिंग में गए 2-3 बच्चे, या ये एथलेटिक्स के अंदर गए बच्चे, वॉलीबॉल के अंदर स्टेट तक खेले बच्चे, लेकिन नेशनल या अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी नहीं बन सका। ये मेरा दुर्भाग्य को समझो, या गांव में बच्चों में कुछ विशेष टैलेंट नहीं देखने को मिला, जिसके लिए मैं मेरा पूरा समय उन पे न्यौछावर कर दूं। वो बच्चे भी आपको देख रहे हैं जो इस बात को सुन रहे हैं, लेकिन आपने अपने दुर्भाग्य की बात कह दी, बच्चों के टैलेंट की बात नहीं कही, आपने अपने पे ले ली पूरी बात। तो आने वाले, अगर मैं बात करूं उस कार्यकाल के, जिस टाइम जनता आपको देखना चाहती है, अगर जनता जनार्दन आपको मौका देती है, तो क्या जो अभी वर्तमान पीटीआई है उनसे भी आप उम्मीद करते हैं कि आपके गांव का बच्चा आगे बड़े स्तर पे जाके, बड़े पर्दे पे जाके परफॉर्म करे? बिल्कुल, मैं अभी थका नहीं हूँ। मैं निश्चित रूप से, स्कूल के अंदर एक ट्रैक की कमी है, उसको बीच में बजट आया बना, लेकिन वो आधा अधूरा बन के वो पूरा अधूरा रह गया। उस पूरे ट्रैक को बनाऊंगा, और मेरे हमेशा प्रतिदिन का 2 घंटे का समय शाम को मैं बच्चों को हमेशा स्कूल के अंदर ट्रैक पर दूंगा, कि बच्चों के अंदर उनका टैलेंट तराशने की कोशिश करूंगा। अगर बच्चा कोई आगे बढ़ने की काबिल हुआ तो निश्चित रूप से उस पर मैं मेरा सब कुछ न्यौछावर करूंगा। तन मन और धन, बिल्कुल तन मन धन से बिल्कुल उसके प्रति समर्पित रहूंगा मैं। क्या बात, आपने एक बात बड़ी अच्छी कही कि हमारा एक ट्रैक नहीं बना, क्योंकि मैं बहुत बार स्कूलों के रिटायरमेंट टीचरों से मिलता हूँ, वो अपने स्कूल की कमियां नहीं बताते, आपने तो वो भी बता दी कि इसकी कमी है। बिल्कुल वहाँ पर क्या गया, बीच में कोई बजट आया था छोटा, उस बजट के अंदर एक पेविलियन बना था, लेकिन वो ट्रैक का काम, फिर बजट कम हो गया और वो ट्रैक का काम अधूरा रह गया। हाँ, ये भी बड़ी अच्छी बात है कि खुद की कमियां बताने के अंदर भी बिल्कुल नहीं हिचकिचाए, और इन्होंने बताया कि जिस चीज़ की कमियां हैं उनको सुधारने का भी प्रयास करेंगे। ये आज की खास मुलाकात थी मेरे साथ, खास मेहमान के साथ में। तो सर, मैं आपसे और भी जानना चाहूँगा, जैसे आप कोई अपने मन से कोई विचार देना चाहते हो, जनता से बात करना चाहते हो? हाँ, तो मैं अगर उस गांव का 5 साल का समय खराब करने के लिए आगे आ रहा हूँ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ गांव के लोगों का समय खराब नहीं करूँगा। ये 5 साल जो गए वो भी बहुत कष्टदायक है। मेरी एक कल्पना है, गांव के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जगह मिलेगी, गांव को हरा भरा करने की, पेड़ पौधा लगाने की प्रयास करूँगा। रोडों को सुंदर बनाऊँगा। जहाँ पर गांव के अंदर से जो रास्ते संकड़े हो गए हैं, जहाँ अंदर आना जाने का परिवहन रुक रहा है, उन रास्तों को कुछ बड़ा करने का प्रयास करूँगा।
जो गोचर भूमि या जो तालाब का एरिया है जहाँ पर पानी की आवन जो कैचमेंट एरिया ख़त्म हो रहा है, ऐसे को वापस वो सुधारने की कोशिश करूँगा कि हमारे गांव का तालाब के अंदर कभी पानी की कमी नहीं हो। ऐसी बरसात होती है, हमारे गांव के अंदर इतना बड़ा तालाब है जिसके अंदर 2026 के अंदर इतना बड़ा अकाल पड़ा था। उस अकाल के अंदर 120 गांवों को पानी की सप्लाई होता था। हाँ, तो अगर हमारी जैसे बिसलपुर बांध ये तालाब की कैचमेंट एरिया को अगर शुद्ध कर दिया जाए, उसको सुधार दिया जाए, तो तालाब हमेशा भरा रहेगा। और जैसे कभी नहर की रिपेयर हो रही है, कभी नहर पीछे टूट गई है, कभी पानी नहीं आ रहा, पानी तो वैसे भी बहुत कम आता है, दिन ब दिन पानी की जो आ रहा है वो तो लिमिटेशन है, लेकिन आगे दिन ब दिन सप्लाई बढ़ रही है, तो पानी की कमी होना स्वाभाविक है। तो सोचता हूँ कि बिसलपुर जो तालाब भरा रहेगा उसकी सप्लाई, उसको मैं वहाँ जो टंकी बनी हुई है पानी की पीएचडी की, उससे उसको जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो उसको जोड़ने से जब कभी भी पानी नहीं आएगा तो उस पानी को गांव वाले यूज ले सकते हैं। गांव वालों को कभी पानी और बिजली की कभी किल्लत महसूस नहीं हो, ऐसा प्रयास मैं हमेशा करूँगा। क्या बात है। गाँव के चारों तरफ एक जो मेन रोड है जो आगे पलासने की तरफ जा रही है, जहाँ पर आगे करीबन कोई 20-30 गांव लगते हैं जहाँ जिनका आना जाना है यहाँ पर, लेकिन उस रोड की आज बहुत खस्ता हालत है। बाहर से निकलते हुए आदमी 50 बार सोचता है कि इस रास्ते से वापस नहीं आना। हाँ, तो ऐसे जो मेन रास्ते हैं उन रास्तों को चौड़ा करना या सीसी या जैसे ही उस रोडों को सुधारने का काम करने की एक मन में कल्पना है। क्या बात है। सर, एक और समस्या, आपने रोडों की बात की तब मेरे को याद आ गई, आपका एक ग्रामीण था, वो मुद्दा मैं आपसे जानना चाहूँगा। कोई पुलिया की बात चल रही थी कि पुली काफ़ी क्षतिग्रस्त हो गई है और वो भी टूटने की संभावना है, वो कौन सी बात है? गांव के अंदर कोई पुलिया का है निर्माण वगैरह? अभी तो एक पुलिया तो जो बन रहा है, जो आगे पालासनी की तरफ आगे जो रास्ता जा रहा है वहाँ पर बन रहा है। अभी वो थोड़ा पानी का बहाव आ गया, उसकी वजह से वो थोड़ा रुका हुआ है, तो एक तो वो बन रहा है। एक पुलिया जो गांव के अंदर जो मेन एंट्री है वो कंजेस्टेड बहुत है, जो गांव की बिल्कुल मेन एंट्री पे है वो एक कंजेस्टेड पे बहुत है। और इससे आगे एक इधर चांदलाव राबांसनी की तरफ जाने का एक रास्ता और है, तो अगर वो रास्ता बंद हो जाता तो ये रास्ता काम आता है, और खेतों के अंदर जाने के लिए मेन रास्ता यही है। तो उस पुलिया को क्या कुछ रिपेयर किया गया है, लेकिन वो अभी तक दुरुस्त नहीं है कि वो पानी अगर तेज आ जाए तो उसका बहाव झेल सके। तो ऐसे मेन 3 ही पुलिया है, एक पुलिया बन ही रहा है, और इन 2 पुलियों को अगर इनका थोड़ा नवीकरण हो जाए और वो अगर थोड़ा वापस दुरुस्त हो जाए तो गांव की बड़ी समस्या ठीक हो जाएगी। आपको लूणी लगती है? हाँ, विधानसभा बिलाड़ा लगती है। जी, बिलाड़ा। अभी नवनिर्वाचित जो अपने एमएलए साहब हैं बीजेपी से, अर्जुन लाल जी गर्ग साहब, वो भी आपको देख रहे हैं, मैं उनको भी हैशटैग करूंगा। और गांव की जो मुख्य समस्या है उनके लिए आज एक बिना पद के क्या अवगत करवाना चाहोगे आप? एमएलए साहब से निवेदन करूंगा कि गांव के अंदर मूल रूप से रास्तों की बहुत परेशानी है। रास्ते इतने टूटे फूटे या कंजेस्टेड है कि उनको कुछ रोडों बनाने, सीसी रोडें देने की और पौधरोपण के लिए कुछ ट्री गार्ड वगैरह कुछ सुविधा उपलब्ध करवाने की अगर व्यवस्था करे। और एक तालाब के अंदर जो हमारा, मैं अभी आपको बताया कि जो कैचमेंट एरिया है वो पूरा खुदा हुआ पड़ा है, और वो पानी तालाब के अंदर नहीं आ पाता और वहीं जहाँ बरसता है वहीं रुक कर रह जाता है। तो उनसे उसके लिए एक विशेष बजट दे, जिससे जिसको आगोर कहते हैं पानी, तो उस आगोर को पूरा समतल करके उस सारे पानी को गांव के अंदर लाया जा सके। जी, बड़ी अच्छी बात कही। गांव की समस्या बिना पद के भी अवगत करवाना, ये भी बड़ी अच्छी बात है। सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज जनता जनार्दन ने जैसे कि आपके बारे में बताया कि आप एक उम्मीदवार के रूप में भी आने वाले टाइम में सामने हम उनको लेके आएंगे, लेकिन जिस तरह से उन मुद्दों पे हमने बात की तो मुद्दों के ऊपर भी चर्चा आपने काफ़ी अच्छी तरह से की। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, प्रेस वार्ता आपकी पहली बार है या प्रेस वार्ता आप करते रहते हो? नहीं, पहली बार है सर। पहली बार। ये आज हमारे साथ खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान थे सर, आपने भी हमें 10 मिनट का समय दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को इतना समय दिया, मेरे विचार को जानने का आपने प्रयास किया, बहुत 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 धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़। मैं आपके साथ में वीर सिंह, कैमरामैन मंगल सिंह के साथ में बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़।
आज की खास मुलाकात तांडी साहब के साथ, जिन्होंने अपनी ग्राम पंचायत के मुद्दों मसलों पे हमसे बातचीत की, और इन मुद्दों मसलों के ऊपर आप जरूर अपना विचार प्रकट करना। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़। जय हिंद।